गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले जो अपना टॉपिक है वो लेसन नंबर 3 चला हुआ है हिस्ट्री का। आज इस लेसन का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जाति व्यवस्था की विशेषताएं। जैसे हमने पीछे देखा था कि जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी जिसमें मुख्य रूप से शुरू में 4 वर्ण उत्पन्न हुए जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। लेकिन जैसे जैसे समाज विस्तृत होता चला गया, नई व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई, नए जो व्यवसाय थे, पेशे थे वो उत्पन्न हुए और नई तरह के लोग समाज में सामने आए। तो इन लोगों को समाहित करने के लिए जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया। इन लोगों को अलग अलग जातियों में डाला गया। जैसे हमने देखा कि लोहे का काम करने वाले लोहार, सुनार, बढ़ई, ये सभी जाति व्यवस्था में ही शामिल किए गए। आज हम जाति व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले है वंशागत व्यवस्था। जो जातिगत व्यवस्था है ये वंशागत व्यवस्था है। इसमें जो भी व्यक्ति जिस वंश के अंदर जन्म लेता है उसी के आधार पर उसकी जाति निर्धारित हो जाती है। इसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसी वंशानुगत व्यवस्था के अनुसार ही व्यक्ति को व्यवसाय अपनाने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं और उसी वंशागत व्यवस्था के अनुसार ही समाज के अंदर व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्थान प्राप्त होता है, चाहे वो उच्च स्थान है या निम्न स्थान है। उसके बाद है सदस्यता कि जो जाति व्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो सदस्यता होती है वो जन्म के आधार पर होती है। आप जिस भी जाति के अंदर जन्म ले लेते हो उसी जाति की सदस्यता आपको जीवन पर्यंत उसका निर्वाह करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि आप नॉर्मली बहुत सारी जो चीज़ें हैं वर्तमान में हम देखते हैं कि हम अलग अलग संस्थाओं के सदस्य हो सकते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उनकी सदस्यता हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो नागरिकता होती है, सदस्यता होती है, हम किसी देश की नागरिकता सदस्यता ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो सदस्यता होती है वो जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। व्यक्ति जिस भी वंश के अंदर, जिस भी जाति के अंदर जन्म लेता है उसी की सदस्यता उसके मरने तक कायम रहती है। व्यक्ति इसको चेंज नहीं कर सकता। तो सदस्यता भी जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। उसके बाद है सजातीय विवाह। जाति व्यवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है सजातीय विवाह कि जाति व्यवस्था के नियमों के अनुसार हर व्यक्ति अपनी ही जाति के अंदर वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता है। उसको दूसरी जातियों के अंदर वैवाहिक संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं होता। यदि वो ऐसा करता है तो समाज के द्वारा उसको दंडित किया जाता है और कहीं ना कहीं उसको समाज के विरोधी समझा जाता है। तो चाहे वो अनुलोम विवाह है या प्रतिलोम विवाह है, जातीय व्यवस्था में जो विवाह है वो अपनी ही जाति के अंदर किया जाता है। लेकिन आगे देखते हैं कि जो जातियां हैं वो गोत्र में विभाजित होती हैं। जाके जो जाति है वो गोत्र हो जाते हैं, अलग अलग गोत्र होते हैं। जैसे कोई भी जाति है उसमें अलग अलग गोत्र पाए जाते हैं। लेकिन सगोत्र विवाह वर्जित होता है। कहने का मतलब है कि आप अपनी जाति के अंदर तो आप विवाह कर सकते हैं लेकिन आप अपने ही गोत्र के अंदर विवाह नहीं कर सकते। जब भी आपको ये व्यवस्था लगभग उत्तर भारत में देखने को मिलती है, इसमें जो भी व्यक्ति होता है उसको अपना गोत्र छोड़कर ही विवाह करना होता है। वो अपने गोत्र के अंदर विवाह नहीं कर सकता। यहाँ भी आज हम देखते हैं वर्तमान में कि जो बहुत सारे लोग हैं वर्तमान में जो वैवाहिक व्यवस्था है उसमें दादी का गोत्र छोड़ा जाता है, नानी का गोत्र छोड़ा जाता है, स्वयं का तो गोत्र छोड़ना ही होता है। तो जाति व्यवस्था में सगोत्रीय विवाह वर्जित होता है, उसके लिए पूरी तरह से मनाही होती है। हाँ,
जातिगत जो विवाह है, सजातीय विवाह होता है, हम अपनी ही जाति के अंदर विवाह करते हैं। और यदि कोई इस व्यवस्था को चुनौती देता है तो अक्सर हम समाज में इस प्रकार के टकराव देखते हैं। उसके बाद जो चौथी विशेषता है जाति व्यवस्था की, वो है श्रेणीबद्धता। कि जो जाति व्यवस्था है वो एक सोपानात्मक व्यवस्था है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, इसमें जो जितनी भी जातियां हैं वो एक क्रम में है, एक श्रेणी में है। कुछ जातियां हैं जो शीर्ष के ऊपर है, कुछ जातियां हैं उनकी सामाजिक जो स्थिति है वो निम्न है। और इन्हीं श्रेणीबद्धता के अनुसार, चाहे वो जैसे हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण है उसको जातीय व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा जाता है, उसके बाद अक्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र हैं। तो जो जाति व्यवस्था है उसमें श्रेणीबद्धता पाई जाती है। और इसी श्रेणीबद्धता के अनुसार व्यक्ति का व्यवसाय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा निर्धारित होती है समाज में। और इसके साथ साथ इसी श्रेणीबद्धता के अनुसार व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारित होती हैं। उसके बाद जो जाति व्यवस्था की पांचवी विशेषता है वो है पवित्र व अपवित्र की धारणा। जातीय व्यवस्था में ये जातीय जो व्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें पवित्र और अपवित्रता की धारणा पाई जाती है। कुछ जो जातियां हैं वो अपने आप को पवित्र समझती हैं, वो श्रेष्ठ समझती हैं समाज में, जबकि कुछ जातियों को अपवित्र माना जाता है। तो इसके कारण हमें समाज में अनेक प्रकार के भेदभाव देखने को मिलते हैं, वैवाहिक प्रतिबंध देखने को मिलते हैं, खान पान के जो प्रतिबंध हैं वो देखने को मिलते हैं कि बहुत सारी जातियों को अपवित्र समझा जाता है उच्च जातियों के द्वारा। उनके साथ एक साथ बैठना, उनके साथ खाना खाना या एक ही बर्तन का प्रयोग करना वर्जित समझा जाता है। तो जो जाति व्यवस्था है इसमें पवित्र तथा अपवित्रता की धारणा पाई जाती है। उसके बाद जो हमारी छठी विशेषता है जाति व्यवस्था की वो है जातीय पंचायतें। जैसे जैसे जाति व्यवस्था मजबूत होती चली गई तो जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ताकि जाति व्यवस्था टूटे न, इसके लिए उत्तर भारत में विशेष तौर पर जातीय पंचायतें सामने आई। इसमें किसी भी विशेष जाति के जो बड़े बुजुर्ग होते थे उन लोगों को शामिल किया जाता था और ये लोग अपनी जाति विशेष के लिए नियम और सिद्धांत प्रतिपादित करते थे, लागू करते थे। और यदि कोई व्यक्ति जातीय पंचायतों के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता, उनको तोड़ने का प्रयास करता, तो ऐसे लोगों को जातीय पंचायतों के द्वारा दंडित किया जाता था। और ये मुख्य रूप से जैसे वैवाहिक संबंध थे, यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति को छोड़कर किसी दूसरी जाति में विवाह कर लेता था तो इस प्रकार के जो जितने भी झगड़े होते थे उनका निपटारा जातीय पंचायतों के द्वारा किया जाता था। इसमें अक्सर हमें देखने को मिलता है कि कई बार बड़े कठोर दंड दिए जाते थे, कई बार जातीय नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को गांव से निकाल दिया जाता था या जातीय उसका बहिष्कार कर दिया जाता था, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था, मतलब उससे सभी प्रकार के जो संबंध थे वो तोड़ लिए जाते थे। तो ये जातीय जो पंचायतें थी इनकी भी समाज में विशेष भूमिका होती थी। उसके बाद जाति व्यवस्था की विशेषताओं में उचित सामाजिक कर्तव्यों का अनुसरण। जातीय व्यवस्था मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्रत्येक जाति के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, उन्हीं कर्तव्यों का प्रत्येक जाति को पालन करना पड़ता था। जैसे ब्राह्मण थे उनका कर्तव्य होता था समाज में शिक्षा प्रदान करना, अक्षत्रिय जो होते थे वो समाज की सुरक्षा करने का काम करते थे, वैश्य जो होते थे किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, ये समाज का पेट भरने का काम करते थे, भोजन जो भी व्यवस्था की जाती थी। जो शूद्र होते थे ये ऊपर की तीनों जातियों की सेवा करने का काम करते थे। और प्रत्येक जाति से उम्मीद की जाती थी कि वो इस जातीय व्यवस्था में जो भी उनकी जातिगत कर्तव्य हैं
उनका निर्वह करे। और यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता था तो ऐसे व्यक्तियों को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था। अब जो जातीय व्यवस्था है इसमें कर्तव्य क्या होते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणों को शिक्षा प्राप्त प्रदान करने का अधिकार था। क्षत्रिय क्योंकि युद्ध लड़ते थे उनको धनुष विद्या या युद्ध विद्या जो होती है उसको प्राप्त करने का अधिकार था। इसी प्रकार का एक उदाहरण जो है वो हमें महाभारत काल में दिखाई देता है, एकलव्य की कथा। जो एकलव्य था वो निषाद जाति से था। ये जो जाति होती थी ये जंगलों में निवास करती थी, शिकारी जाति होती थी, मुख्य रूप से शिकार करके अपना पेट भरती थी और समाज में इनकी स्थिति बड़ी निम्न थी। लेकिन जो एकलव्य था वो धनुष विद्या प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। जब उसने उससे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि मैं आपसे धनुष विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि आप एक निषाद जाति से संबंधित हो, इसलिए आपको धनुष विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। लेकिन बाद में जो एकलव्य था उसने अपने कठोर परिश्रम और मेहनत से वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी सिद्ध हुआ। बाद में हम देखते हैं कि जो एक बार जो गुरु द्रोणाचार्य था वो पांडवों और कौरवों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था और उनके साथ एक कुत्ता भी था। और जो वो कुत्ता था वो उनके आगे आगे चल रहा था और उस कुत्ते ने जाकर एकलव्य की ओर भौंकना शुरू कर दिया। एकलव्य इससे बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने तरकश से बाण निकाले और इस तरह से बाण चलाए कि जो कुत्ते का मुंह था वो बाणों से पूरी तरह से बंद हो चुका था, लेकिन एक भी बाण कुत्ते को चुभा नहीं था। जो कुत्ता था उसने भौंकना बंद कर दिया था। अब जब कुत्ता वापस आया तो उसको देखकर कौरव, पांडव, गुरु द्रोणाचार्य ये सभी बड़े हैरान हुए। बाद में जब वो वहाँ गए तो उन्होंने एकलव्य को अभ्यास करते हुए देखा। बाद में जो एकलव्य था उसने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। उसने कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं और आपको ही मैंने गुरु मानकर ये कठोर परिश्रम से शिक्षा प्राप्त की है। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन को पहले आशीर्वाद दे चुके थे कि जो अर्जुन है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी होगा, उसके समान कोई नहीं होगा। लेकिन अब जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके लिए ये बड़ी विकट परिस्थिति थी, क्योंकि जो एकलव्य था वो अर्जुन से कहीं बेहतर धनुषधारी था। तो बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। तो एकलव्य ने बिना किसी झिझक के अपना जो अंगूठा था वो काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया और जिससे अब वो धनुष नहीं चला सकता था। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं ये हमें उस काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि निषाद जो लोग थे उनको धनुष शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उसके बाद है गैर अक्षेत्रीय शासक। इस काल की एक अन्य विशेषता ये है कि कहीं न कहीं हमें जाति व्यवस्था या जो वर्ण व्यवस्था थी उसके जो कर्तव्य थे उनके खिलाफ लोगों को आचरण करते हुए या उस व्यवस्था को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो शासन करने का अधिकार था, जो शासक वर्ग होता था मुख्य रूप से राजा, ये सारे अक्षत्रिय होते थे। लेकिन बाद में अनेक ऐसे शासक थे जो अक्षत्रिय जाति से संबंधित नहीं थे। बहुत सारे जो शासक थे वो ब्राह्मण भी थे या कुछ शुंग और कण्व वंश के जो शासक थे वो वैश्य समाज से भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो खुद था उसको भी, उसके बारे में भी, उसकी जाति के बारे में स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकार उसको वैश्य समाज से कहते हैं, कुछ लोग उसको क्षत्रिय कहते हैं, कई जगह उसको शूद्र भी कहा गया है, मुख्य रूप से जो उस काल के बौद्ध ग्रंथ हैं। तो और सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है दक्षिणापथ के स्वामी, जिसको सातवाहन शासक जो थे वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का काम शिक्षा प्रदान करना होता था, लेकिन जो सातवाहन शासक थे उन्होंने इस व्यवस्था को तोड़ते हुए
अक्षत्रियों को पराजित किया और वो खुद शासक बने। उसके बाद इस काल की एक अन्य विशेषता है, वो है श्रेणी व्यवस्था या प्रणाली। श्रेणी को इंग्लिश में गिल्ड कहा जाता है। इसमें क्या था, क्योंकि हमने देखा कि इस काल में अनेक जो सामाजिक पेशे थे, व्यवसाय थे, वो उत्पन्न हुए। और ये जो पेशे थे इनमें मुख्य रूप से बढ़ई, शिल्पकार, लोहार, सुनार या कपड़ों के बुनाई करने वाले जो लोग थे, बुनकर थे, बहुत सारे नए नए व्यवसाय उत्पन्न हुए। इन लोगों ने अपने आप को संगठित करना शुरू कर दिया, जिनको गिल्ड कहा जाता था या श्रेणी कहा जाता था। ये जो श्रेणियां थी बड़ी मजबूत होती चली गई। ये मुख्य रूप से शहर के अंदर पूरी की पूरी एक गली या एक मोहल्ला जो होता था वो एक ही विशेष काम करने वाले लोगों का हो जाता था। आज भी हम देखते हैं कि कोई गली है उसमें बहुत सारे दर्जी मिल जाते हैं। एक गली में हो सकता है हलवाई हों, एक गली में किसी और काम करने वाले लोहार हों। तो इन्होंने अपनी गिल्ड प्रणाली जो थी उसको मजबूत करना शुरू कर दिया, जिसको हम श्रेणी कहते हैं। ये लोग अपने जो कारीगर होते थे उनको कच्चा माल प्रदान करते थे, बने हुए माल को बाज़ार में बेचने या उसको बाहर भेजने और उसके जो दाम होते थे निर्धारित करने का काम करते थे। और जब कभी भी संकट की घड़ी होती थी उस समय ये जो लोग थे ये संगठित होकर अपनी जो व्यवसायगत जो लोग होते थे उनकी सेवा करते थे। और कई बार तो इनके पास इतने ज़्यादा पैसे हो गए थे कि इन्होंने बैंकिंग व्यवस्था, जो बैंक प्रणाली है, उसको संचालित करना शुरू कर दिया था। और बाद में बड़ी संख्या में इन लोगों ने मंदिरों को दान देना शुरू कर दिया। अनेक जगह इन्होंने विशाल मंदिरों के भी निर्माण करवाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस 6ठी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी ईस्वी तक लगभग 1200 काल का ये समय है, काल है। इसमें अनेक प्रकार के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिवर्तन हैं वो हमें दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से जाति व्यवस्था में, जैसे हमने बात की थी कि शुरू में जो व्यवस्था थी वो चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी। इसमें शुरू में 4 वर्ण उत्पन्न हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाद में समाज विस्तृत होता चला गया। तो इसके लिए जो नए पेशे थे, नए व्यवसाय करने वाले लोग थे, उनको जातिगत व्यवस्था में समाहित किया गया। और बाद में जो जातिगत व्यवस्था की विशेषताएं थी वो हमारे सामने आई, चाहे वो वंशागत व्यवस्था थी, सदस्यता थी, सजातीय विवाह थे, श्रेणीबद्धता थी, पवित्र अपवित्र की धारणा थी, जातीय पंचायतें, उचित सामाजिक कर्तव्यों का अनुसरण। इस प्रकार जो हमारा ये टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको रिवाइज करें। कम से कम जो इसके जितने भी इसके हेडिंग है वो तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। थैंक यू।